हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ये हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर होता है इस सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ और द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सपोज करिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इसके बीच में जितना जितना पाथ कवर करके आ रहा है उस पूरे पाथ की लेंथ अगर हम मेज़र कर लें तो यही चीज़ डिस्टेंस कहलाती है। अब डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी होती है, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट की बात करें तो इसका मीटर होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, कांट भी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ओडोमीटर। ये जनरली व्हीकल्स में लगा होता है, जिसके हेल्प से हमें ये पता चलता है कि वो व्हीकल कितना डिस्टेंस अभी तक चल चुका है। तो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ओडोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, जो हमने लास्ट टाइम वाला एग्जांपल देखा था कि पॉइंट ए से बी तक, अगर ये जो ब्लू वाला है, ये जो एक्चुअल पाथ है, अगर इस पर आएंगे तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन इसी पाथ में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो हमें एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन से आगे बढ़ना होगा। अगर हम रेंडमली कहीं भी मूव करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट कभी कवर कर ही नहीं पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का होना बहुत ही कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप मिनिमम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। तो पहले देखते हैं क्या लिखा है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। यूनिट सेम ही रहेगी, यूनिट इसकी अभी भी मीटर है। आगे देखेंगे, कांट बी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी हम उसका एग्जांपल भी देखेंगे। मिनिमम डिस्टेंस विथ टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है मिनिमम डिस्टेंस विथ डायरेक्शन आएगा यहाँ पर। डिस्टेंस जो है मिनिमम डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा मिनिमम डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल में। जैसे यहाँ ए से बी के बीच में ये जो ब्लू वाला पाथ है ये तो हमारा डिस्टेंस है, और जो रेड वाला पाथ है ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कम होते होते क्या हो सकती है, ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस ही है एक टाइप का, लेकिन सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, सबसे छोटा डिस्टेंस, या फिर हमेशा उससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, कभी भी उससे कम नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आप डिनोमिनेटर में लाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा, आता है एग्जाम में डायरेक्टली। इसके बाद देखिए, ये एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हमें जाना है तो हमारे पास यहाँ अलग अलग तरीके हैं। आप अगर इस टाइप से घूम कर आते हैं तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 2πr डिवाइडेड बाई 2। 2πr मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब यहाँ से यहाँ तक आप हाफ सर्कल ही कवर करेंगे, तो ये जो है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हाफ सर्कल, तो ये 2πr/2 होगा। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट जो मिनिमम डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो है हमारे रेडियस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या फिर जो डायमीटर होता है सर्कल में उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक अनदर तरीका हुआ देखने का डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा देखिए, मैं आपको बताने वाला था, सपोज करिए पॉइंट ए है और यहाँ से यहाँ तक है पॉइंट बी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, बी की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बी तक में। अब ए से उसने चलना स्टार्ट किया था और वो घूम कर वापस ए पर ही आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ए से चलना स्टार्ट किया था, ये इनिशियल डायरेक्शन थी, और वो अब चलते चलते ए के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, इस साइड में पॉजिटिव होगा, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अगर टॉपिक देखें, हेडिंग, ये है हमारी स्पीड। स्पीड क्या होता है? देखिए, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। रेशो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, मतलब जो पर्टिकुलर फिक्स टाइम में जितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है वही उसकी स्पीड कहलाती है। अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड ज़्यादा होगी।
डिस्टेंस कम कवर करेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो स्पीड उसकी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो स्पीड है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट की बात करें तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। स्पीड को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जो कि व्हीकल्स में लगा होता है। इससे इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाई देती है, ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उसी पर्टिकुलर फिक्स मोमेंट पर जो स्पीड है उसकी बात हो रही है। बात करते हैं वेलोसिटी की। नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, यही चीज़ वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड ही रहने वाली, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए स्पीड जो है ये वेलोसिटी से या तो इक्वल हो सकती है या हमेशा उससे ज़्यादा रहेगी, उससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। ठीक है, स्पीड हमारी नेगेटिव जनरली नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ से ये रेशो इसको आप इस साइड ले आइए, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक कन्वर्जन है जिसको याद रखना है, किलोमीटर पर आवर में कोई क्वांटिटी दे रखी, इसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, जनरली ये कब होगा, आपको स्पीड की प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है, जनरली हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है हमारे पास, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में। सपोज़ अगर आपको दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वो क्वांटिटी आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में आता है, तो आप सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। इसको याद कैसे रखना है, देखिए किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो 5 जो कि एक छोटा नंबर है उसको ऊपर रखेंगे, 18 इसमें बड़ा नंबर है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। अगर बड़ी यूनिट छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो 18 बड़ा नंबर है, इसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में छोटे नंबर रखेंगे। तो आप जिस साइड मूव कर रहे हैं, बड़ी यूनिट में मूव कर रहे हैं, बड़ा नंबर न्यूमरेटर, छोटा नंबर डिनोमिनेटर, छोटी यूनिट में मूव कर रहे हैं, छोटा नंबर न्यूमरेटर, बड़ा नंबर डिनोमिनेटर, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे। आगे देखिए, अब बात आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम ही आपका एवरेज स्पीड कहलाता है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब देखते हैं इसके लिए, अगर कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन क्या देगा एग्जामिनर कि आपको बोलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने पहले x किलोमीटर v1 स्पीड से कवर किया, अगेन x किलोमीटर अब v2 स्पीड से कवर कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेम है। जैसे कि पहले 10 किलोमीटर उसने 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, बाद के फिर से 10 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगी। या फिर इसी को वो इस टाइप से पूछ सकता है कि एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक v1 वेलोसिटी से जाता है और बी से वापस ए पर आता है v2 वेलोसिटी से, दोनों ही केस में वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी है, यहाँ पर कुछ और है। तो इस केस में आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, 2 बार अगर दे रखा हो। यही प्रोसेस अगर 3 बार हो, एक बार और बोले कि फिर से x किलोमीटर चलिए और v3 स्पीड के साथ, या फिर वापस से यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा उसके लिए 3 बार सेम डिस्टेंस के लिए, ये हो जाएगा 3v1v2v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 v2 v3 v3 v1, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में रहता है, तो आपको याद रखना है। अब टाइम भी तो इक्वल दे सकता है, वो एग्जामिनर ऐसे बोल सकता है कि पहले उसने v स्पीड से उसने कवर किया है कोई डिस्टेंस और उसको t1 टाइम लगा, बाद में उसको t2 टाइम लगा और फिर उसको t3 टाइम लगा, और ये t1 t2 t3 इक्वल है, मतलब पहले 1 आवर में वो इतनी स्पीड से चला, नेक्स्ट 1 आवर में उसने वेलोसिटी चेंज की, नेक्स्ट 1 आवर में उसने वेलोसिटी और चेंज की। तो यहाँ पर अगर 2 बार दे रखा हो, 2 बार सेम टाइम में अलग अलग वेलोसिटी, तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्ट एवरेज हो जाएगा। 3 बार दे रखा हो तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 होता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जो चेंज को दिखाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
यही एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखें तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल v2 माइनस v1, और टाइम में भी चेंज होगा t2 माइनस t1, और यही होगा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेशन के टर्म में लिखा है dv/dt, इसका मतलब वही होता है कि v वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी अब किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर है। अब देखिए एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है तो ये रिटार्डेशन कहलाता है, अगर पॉजिटिव है तो सिंपली एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन होगा। अब यहाँ पर बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो आ जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो वैसे ही जीरो आता है, मतलब उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सपोज करिए कि पहले कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और ये चेंज नहीं हो रही, इसी सेम वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करते हुए जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 5 माइनस 5 जीरो आएगा, एक्सीलरेशन यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अगर कम हो रही है टाइम के साथ तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन है v स्क्वायर प्लस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इसमें मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सीलरेशन और t का मतलब होता है टाइम। यहाँ पर s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है या और डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, इन चीज़ों का याद रखेंगे। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, लाइक पर्टिकुलर nth सेकेंड देगा, कोई सा भी सेकेंड हो सकता है, या 9th सेकेंड हो सकता है, 100th नंबर का सेकेंड हो सकता है। तो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो x से y तक मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो वो पूछेगा बताइए यहाँ पर पर्टिकुलर इस t सेकेंड पर क्या इसकी कितनी डिस्टेंस कवर की, पर्टिकुलर t सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये क्या होगा, u प्लस a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। n वहाँ पर वो वाला सेकेंड है जिसकी बात हो रही है। लाइक अगर हमें 6th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 हो जाएगी। 5th सेकेंड में करना है, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर x एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है, y एक्सिस पर डिस्टेंस को लिया है, और इनके बीच में ग्राफ देखना है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो जितना टाइम बढ़ेगा चेंज होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा, तो जितना टाइम में चेंज उतना ही डिस्प्लेसमेंट में चेंज, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, टाइम में तो चेंज हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट में चेंज या तो बहुत कम हो रहा है या सडनली बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में वो मूव ही नहीं हो रहा है तो उसकी पोजीशन तो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो टाइम आप कितना भी चेंज करो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सपोज़ यहाँ पर उसकी पोजीशन x है तो ये थ्रू आउट दी जर्नी x ही रहेगी, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पर होता है वैसे ही रखा रहता है, उसकी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहली बात तो यूनिफॉर्म मोशन, तो इस एक्सिस पर x पर हमारे पास टाइम है और y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी कंसीडर किया। यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एग्जांपल के लिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ये 5 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रहा है और इसकी वेलोसिटी अब चेंज नहीं हो रही, ये फिक्स हो गई है, तो थ्रू आउट द जर्नी आप देखोगे ये 5 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा आपको, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही। ठीक है, उसके बाद ये आप देखेंगे ये आपको मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, इन चीज़ों का याद रखेंगे। उसके बाद आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM, जो कि इसी का एक सब टॉपिक है, आप ये मान के चलिए, या ये जो चैप्टर है मोशन, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक तो मोशन होता है और दूसरा होता है NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन क्या होती है। तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर 0 होगा। सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m,
और इस ऑब्जेक्ट पर आप देख सकते हैं इस साइड से 7 न्यूटन का फोर्स है, इधर से भी 7 न्यूटन है, ऊपर से इसको 5 न्यूटन फोर्स है और अपवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स है। तो आप देखेंगे ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन इक्वल अमाउंट के, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट है। तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को कैंसिल आउट करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में देख रहे हैं 8 न्यूटन है, जबकि इधर 3 न्यूटन है। तो अगर रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट इस ऑब्जेक्ट पर निकलेगा, इस ऑब्जेक्ट पर जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन। ये कैसे आया 8 माइनस 3, ये जो 8 न्यूटन है इसमें से 3 न्यूटन माइनस कर देंगे क्योंकि ये 3 न्यूटन उसका अपोज कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पर ऐसे हमने फाइंड किया 2 न्यूटन, इधर डाउनवर्ड में लग रहा है 5 न्यूटन, अपवर्ड में लग रहा है 7 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो होगा ये 2 न्यूटन होगा अपवर्ड। ये कैसे हुआ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 7 है ये ज़्यादा है, बड़ा फोर्स है, इसमें से 5 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओवरऑल ये बड़ा फोर्स था, तो इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन बाकी रह जाएगा। तो अब हमारे पास ये कन्फ्यूजन है कि ऑब्जेक्ट किस साइड मूव करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, एक फोर्स इसको इधर खींचना चाह रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट जो है ये बीच में आएगा और यहाँ पर आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट है इस पर फाइनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद एक टर्म है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जहाँ पर जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर फिजिकल टच होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है सरफेसेस के बीच में। तो यहाँ देखिए फ्रिक्शन फोर्स इसी टाइप का फोर्स है। जब एक कोई ऑब्जेक्ट हो उसकी सरफेस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो तो यहाँ इंटरलॉकिंग होती है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के ये पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के जो फोर्स होते हैं उसमें कोई फिजिकल टच रिक्वायर्ड नहीं होता है, नो फिजिकल टच। ठीक है, ध्यान रखेंगे फिजिकल टच नहीं होना चाहिए। यहाँ इसके एग्जांपल्स जो है वो है मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट किसी फिजिकल टच के, दोनों सेपरेटेड है उसके बाद भी अट्रैक्शन फील होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन इनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है तब भी करते हैं अट्रैक्ट। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ है, अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स हो जाएगा। उसके बाद फोर्स होता क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज पुश और पुल ऑन अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को पुश या पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इसका मतलब क्या, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप या तो पुश करिए या तो फिर अपनी तरफ खींच लीजिए, तो ये फोर्स कहलाएगा, जो भी उसका इफेक्ट रहेगा वही चीज़ फोर्स है। देखिए फोर्स जो है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट जो है एसआई यूनिट न्यूटन होती है। अब देखिए एसआई यूनिट न्यूटन है तो 1 न्यूटन इक्वल टू CGS यूनिट जो है ये डायन होती है और ये होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। तो ये SI से SI यूनिट है और ये CGS यूनिट। तो ये कन्वर्जन है, आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में हेल्प करता है, ये डायरेक्टली आता भी है क्वेश्चन इससे। इसके बाद देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियोस लॉ भी कहा जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन एक जगह मेंटेन करके रखता है अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब क्या है, यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी कहा है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे सपोज करिए इस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, ये कॉइन है। अब ये कॉइन चाहेगा कि ये अपनी पोजीशन वहीं पर बनाए रखे जब तक इस पर हम कोई बाहर से एक फोर्स ना लगाएं। तो जब तक आप कॉइन पर फोर्स नहीं लगाओगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अब सडनली हम क्या करें, इस कार्ड को यहाँ पर एक फोर्स लगाकर इसको सडनली एक फोर्स लगाएं जिसकी वजह से कार्डबोर्ड यहाँ से हट जाएगा और ये कॉइन डेफिनेटली इस ग्लास के अंदर गिरेगा। इसका रीज़न क्या है, हमने जो फोर्स लगाया वो कार्डबोर्ड पे लगाया ना कि कॉइन पर। तो फोर्स लगाने से कार्डबोर्ड तो किस में आ गया, मोशन में आ गया, जबकि कॉइन अपनी इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाह रहा है जिसकी वजह से वो इस ग्लास के अंदर गिरेगा। इसके अलावा देखिए जैसे कोई क्लॉथ है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल लग गए, वो नीचे गिर गया, धूल में गंदा हो गया, हम जैसे ही उसको एक बार जर्क देते हैं, झटका देते हैं, सारे डस्ट पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ आ जाते हैं नीचे के साइड में क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है, जबकि ये क्लॉथ जो है ये पीछे जाएगा। अब
ये पार्टिकल को भी उनके साथ पीछे या आगे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी इनर्शिया में रहना चाहते हैं, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते स्टेट को। इसलिए ये सारे के सारे पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे। इसी तरीके से क्लॉथ क्लीन हो जाता है। तो इसके बाद जो है वो है आपका, देखिए जैसे सडन जर्क आपको फील होता है। कैसे? जैसे आप किसी व्हीकल के अंदर सीट पर बैठे हुए हैं। अब जब आप बैठे हैं, अभी व्हीकल रेस्ट में है, अभी ये चल नहीं रहा है। जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा, हमारी लोअर बॉडी तो सीट पर रखी हुई है, सीट से अटैच है, और सीट व्हीकल से अटैच है। व्हीकल की स्पीड बढ़ गई, सीट की स्पीड बढ़ गई, लोअर बॉडी की स्पीड बढ़ गई, लेकिन अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। अब अगर ये बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो सडनली अगर इसने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने पर क्या होगा? ये व्हीकल रुक जाएगा, सीट भी रुक जाएगी, ये इसकी लोअर बॉडी जो सीट के कांटेक्ट में वो भी रुकेगी, लेकिन अपर बॉडी अभी भी मूव करना चाहिए। तो जिसकी वजह से जैसे ही हम ब्रेक लगते हैं किसी व्हीकल में, वो पर्सन हमेशा आगे की तरफ उसे धक्का फील होता है। इस चीज़ का याद रखना है। अब ये जो इनर्शिया है, ये मास के प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया जो है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी है, उसको मूव करवाने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, या अगर वो मूव हो रहा है तो उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, जिसका मास बहुत कम है, उसमें कम इनर्शिया होता है। इन चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या बोला जाता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मीनिंग क्या है? अब पहली बात तो मोमेंटम क्या होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका m मास है और इसकी वेलोसिटी v है, तो जो मोमेंटम होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, उसको p से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो मोमेंटम में चेंज है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। कैसे? एग्जांपल के लिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास स्मॉल है, अब हमने पहले ये रेस्ट में था, लेकिन हमने इसको वेलोसिटी दी, या पहले सपोज करिए यू वेलोसिटी से ही मूव हो रहा था। अब हमने इसको एक फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने पर इसकी वेलोसिटी यू से बढ़कर वी हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई है, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ। अब जब ऐसे ये सब सारी चीज़ें चेंज हो रही, तो इसको कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। तो जब टाइम लग रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यही तो एक्सीलरेशन कहलाता है। चलिए यहाँ आगे देखिए, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज की बात करें, अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m इंटू यू, और यहाँ पर जो मोमेंटम रहेगा इस ऑब्जेक्ट पर वो रहेगा m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या है? इस मोमेंटम से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास P2 है, ये जो है ये P2 है, और ये है P1। तो उसके अकॉर्डिंग P2 माइनस P1, अब P2 और P1 की वैल्यू रख दी, mv माइनस mu। यहाँ से मास कॉमन निकला, क्योंकि कॉमन है, कॉमन आ जाएगा तो बचेगा v माइनस u। अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास इंटू, अब ये तो चेंज इन मोमेंटम है, ये जो बताया ये चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो टाइम से और डिवाइड कर देंगे। अब हमने ये सेकेंड लॉ में देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा फोर्स? जो फोर्स हमने ये अप्लाई किया है इसके, तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ से अब देखिए v माइनस यू बाई टी तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से हमने इसमें एक्सेलरेशन पुट किया, m एज इट इज़ है, f और प्रोपोर्शनलिटी साइन भी वैसे ही लगा हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये जब पहले मूव हो रहा है u वेलोसिटी से, तो इसका कुछ मोमेंटम है, और फिर ये uv वेलोसिटी से, ये ऑब्जेक्ट b ऑब्जेक्ट है दूसरा जिसका मास mv है, और ये uv वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है, और ये कोलिजन से पहले का केस है। और इस केस में ये जो ua है, ये वाली वेलोसिटी ये इससे थोड़ा कम है, मतलब ज़्यादा रहेगी, ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, ये कम है, जिसकी वजह से कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद ये फिर से सेपरेट होंगे, बी ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, ए इस डायरेक्शन में जा सकता है, या इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो गई, तो पहले जो वेलोसिटी यू थी वो वी ए हो गई फाइनल वेलोसिटी ए वाले ऑब्जेक्ट की, और वी बी हो गई फाइनल वेलोसिटी बी वाले ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से अगर आप देखोगे टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मीनिंग क्या है? अगर ये सिस्टम है तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा? एम ए यू ए, ठीक है,
MAUA प्लस MBUV इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये क्या हो जाएगा MAVA प्लस MBVB। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यहाँ बनता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसके बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है, ध्यान रखना है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट बोथ द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका मीनिंग क्या, कि जो भी एक्शन है उसका अपोजिट रिएक्शन होगा। एग्जांपल के लिए जैसे ये एक बेंच है, टेबल है, इसके ऊपर एक बुक रखी, तो बुक का वेट इधर डाउनवर्ड आएगा। अब अगर बुक ने वेट के फॉर्म में एक फोर्स डाउनवर्ड लगाया, तो ये जो टेबल है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा और अपवर्ड, और कितना लगाएगा, जितना फोर्स इस बुक ने लगाया। सपोज करिए बुक ने इसके ऊपर वेट लगाया है 10 न्यूटन का, तो ये भी वेट ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा 10 न्यूटन का। कौन, ये टेबल इस सरफेस पर, ध्यान रखना है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही यहाँ पर लिखा है। फोर्स कम इन पेयर्स, इसका मतलब क्या है कि फोर्स हमेशा पेयर्स में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हमें एक्शन या फिर रिएक्शन रहे, अगर होंगे तो दोनों ही होंगे, एक सिंगल नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है ये अपवर्ड लगने वाला फोर्स, डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स, ये डाउनवर्ड वाला फोर्स, अपवर्ड वाला फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड अगर ऊपर से 5 न्यूटन है तो नीचे से भी 5 न्यूटन फोर्स होगा। उसके बाद आप देखेंगे बिकॉज दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे डू नॉट कैंसल ईच अदर्स एंड कैंसल आउट। क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अपवर्ड फोर्स लगा है बुक पर जबकि डाउनवर्ड फोर्स लगा है टेबल पर, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है आपस में। इसके बाद देखिए रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल और गन। ये क्या होता है, जैसे जब भी बुलेट फायर होगी इस पिस्टल से, तो यहाँ पर भी थर्ड लॉ लगेगा। तो बुलेट पर अगर फोर्स लगाकर उसको आगे भेजा गया है तो ये बुलेट भी तो उतना ही फोर्स लगा देगी इसके ऊपर, गन के ऊपर। लेकिन बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, रीज़न क्या, उसका मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू पिस्टल। पिस्टल का मास ज़्यादा होता है इसलिए वो पीछे थोड़ा कम जाती है। अब फिर भी देखिए यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी अगर निकालनी हो, रिकॉइल वेलोसिटी क्या, कि बुलेट फायर करने के बाद पिस्टल कितना वेलोसिटी से पीछे आता है, वही रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कहलाता है। तो यहाँ देखिए मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम जो है बिफोर फायरिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा MV, इसका मोमेंटम जो है, ठीक है, कैपिटल M कैपिटल V, ये बुलेट के मोमेंटम के इक्वल होगा स्मॉल m स्मॉल v। तो यहाँ पर देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों रेस्ट में बिफोर फायरिंग 0 है। आफ्टर फायरिंग मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये जो मोमेंटम निकाला है मैंने अभी आपको बताया, ये आफ्टर फायरिंग है। तो यहाँ से देखिए स्मॉल MV उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से कैपिटल V मतलब इस वेलोसिटी को निकालना हो गन की या पिस्टल की, तो ये होगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू V। तो इस टाइप से ये रिकॉइल वेलोसिटी की बात हो गई। इसके बाद एक टॉपिक आता है जो कि लास्ट टॉपिक है, ये है इम्पल्स। ध्यान रखना है, इम्पल्स को आई लेटर से डिनोट किया जाता है। अब इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम ही चेंज हो रहा है तो उसे इम्पल्स बोलेंगे, और जो चेंज है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो फोर्स इनटू टाइम क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम जो है इम्पल्स कहलाएगा। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोशन। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है, सपोज ये मूविंग बॉल आ रही है और ये अगर हिट करती है किसी ऑब्जेक्ट से तो उस ऑब्जेक्ट को इंजर्ड कर देगी, लेकिन ये उसका इम्पैक्ट है, इम्पल्सिव इम्पैक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम टाइम में ये चेंजेस हो रहा है। टाइम बहुत कम है लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा, सडनली फोर्स लग गया जिसकी वजह से इफेक्ट दिखाई दिया। तो इम्पल्स का मीनिंग होता है चेंज इन मोमेंटम, इसको याद रखेंगे आप, इम्पल्स मीनिंग चेंज इन मोमेंटम। तो इस टाइप से हमने ये मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सारे और फॉर्मूलाज कवर कर लिए हैं। आई होप ये चैप्टर आपको और ये वीडियो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है या तो फिर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।